नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम जिस पाठ को लेके आए उसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। हमने पहले की वीडियो में मानव मस्तिष्क के बारे में चर्चा की थी और वह जो टॉपिक था वह इसी पाठ का एक हिस्सा है। तो यह जो हमारा हिस्सा था मानव मस्तिष्क, वो पहले ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम उससे जो बचा हुआ भाग है उसका स्टडी करेंगे। तो नियंत्रण और समन्वय क्या है? जनरली हम देखें कि हमारे शरीर की अनेक क्रियाएं होती है, जैसे कि चलना, फिरना, घूमना, देखना, सोचना, गंध से किसी चीज का पता लगाना, स्वाद से हम किसी चीज का स्वाद ज्ञात करते हैं, त्वचा से वस्तु का टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। तो इन सभी क्रियाकलाप को करने के लिए हमारा एक सिस्टम रहता है जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है, क्योंकि हमारे कार्य को पूरा करने के लिए, हमें संवेदना को प्राप्त करने के लिए और प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा उस मांसपेशी को सूचना देने के लिए तंत्रिका तंत्र बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रखता है। आप जिस प्रकार रास्ते से चल रहे हो और चलते हुए रास्ते के अंदर आपके पांव में अचानक से कोई कांटा चुभता है, तो आप उस समय तुरंत पांव को हटा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पांव को वहीं पर थोड़ी देर रहने देते हैं कि हाँ कांटा चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, फिर हम हटाए, ऐसा नहीं, तुरंत हटाते। तो हमारे शरीर के अंदर यह जो क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया, यह भी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो अर्थात तंत्रिका तंत्र एक प्रकार से देखें तो विस्तृत है और जिसके अंदर बहुत सारे पहलुओं की स्टडी हमें करनी पड़ती है। सबसे पहली बात कि जब जीव की उत्पत्ति हुई तब जीव एक कोशिकीय था और आज उनके अंदर विकास करते करते सबसे विकसित प्राणी के रूप में, होमो सेपियंस के रूप में हमारी उत्पत्ति हुई है। और हमारा जो सिस्टम है वो अंग तंत्र मतलब शरीर स्तर का है। तो सबसे शरीर की छोटी इकाई क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं कोशिका। जिस प्रकार से यदि हमें बड़ा मकान बनाना है तो छोटी छोटी ईंटों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि मकान बड़ा बनेगा तो ईंटें बड़ी होंगी, ईंटों की साइज तो फिक्स रहती है। तो वैसे शरीर हो सकता हो कि बड़ा हो सकता है शरीर छोटा हो, परंतु उसकी जो कोशिका होती है उस कोशिका का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है लगभग। तो यहाँ बात करें कि शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और यही कोशिका जो होती है जब समूह में मिलती है तो उससे बनता है ऊतक, और जब ऊतक समूह में मिलेंगे तो उससे बनता है अंग, और जब बहुत अंग जो होता है वो सिस्टम के रूप में कार्य करता है तो उससे बनता है अंग तंत्र, और ये अंग तंत्र जो होता है, सारे अंग तंत्र मिलेंगे तो उससे निर्मित होता है शरीर। जिस प्रकार से हम स्वयं के बारे में देखें, हमारे देखने के लिए अलग अंग है, हमारे सुनने के लिए कान अलग है, सूंघने के लिए नाक होती है, स्वाद का ज्ञान करने के लिए जीभ है, गर्म वस्तु ठंडी वस्तु का ज्ञान करने के लिए हमारे पास में त्वचा है, खाना पचाने के लिए पाचन तंत्र है, तो सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र है, मूत्र के उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र है, संख्या बढ़ाने के लिए, प्रजनन क्षमता के लिए जनन तंत्र है। तो हर चीज का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, और यही जो होता है अंग तंत्र से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। हाँ, आगे और कोई चीज की बात करें तो शरीर को चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण के लिए, उसके समन्वय हेतु एक तंत्र जिम्मेदार होता है, और उस तंत्र का नाम होता है तंत्रिका तंत्र, जिसके बारे में हम डीप में स्टडी यहाँ पे करेंगे। आगे हम देखें कि बाहरी संवेदनाओं का पता लगाने हेतु हमारी ज्ञानेंद्रिया किसको कहते हैं कि ऐसा जो बाहरी ज्ञान को अर्जित करे, किसी चीज का पता लगाने में सहयोग प्रदान करे। तो बाहरी ज्ञानेंद्रियों में कर्ण, जैसे हम किसी चीज को सुनते हैं तो हमारे कर्ण हो गए श्रवण संबंधी, आंख जो हमारे दृष्टि के लिए दृश्य कार्य करते हैं, नाक गंध का पता लगाता है, जीवा ज्योति स्वाद का, और त्वचा होती है वो स्पर्श संवेदी होता है, जो हमें गर्म वस्तु है जैसे बर्फ को टच करेंगे तो ठंडा महसूस होता है, यदि कोई गर्म वस्तु है जैसे कोयला है गर्म है तो उसको टच करेंगे तो गर्म महसूस होता है। तो वस्तु का गर्म होना और वस्तु का ठंडा होना वो स्पर्श संबंधित त्वचा से ज्ञान प्राप्त होता है। तो आदि ग्राही जो होते हैं वो तत्पर होते हैं जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। अब हम देखें कि किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र कार्य करता है और तंत्रिका तंत्र वास्तव में होता क्या है। तो आप एक बार इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए आगे अब तंत्रिका के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं उसमें सबसे बड़ी कोई कोशिका है तो वह तंत्रिका कोशिका ही है। और इसके बारे में और लाइन देखें हम क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वह सबसे बड़ी कोशिका शरीर की हमारी तंत्रिका कोशिका होती है।
साथ में हम देखें कि यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। जो शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, अभी हमने बात की कि हमारा शरीर जो होता है वह अनेक प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना है। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तो जितने भी तंत्र हैं उसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो इकाई होती है, शरीर की इकाई तो कोशिका है, परंतु तंत्रिका तंत्र की इकाई की बात करें तो वह इकाई जो है वो हमारा कौन सा, न्यूरॉन, जिसको हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आपके लिए चित्र दे रखा है यहाँ पे, आपको एग्जाम में चित्र भी पूछा जा सकता है, हम अच्छे से देखेंगे। इस चित्र को याद करने के लिए ज्यादा हमें किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हाथ को देख लीजिए एक बार। हमारा जो हाथ होता है उस हाथ के अंदर जैसे फिंगर्स हैं, तो हमारे हाथ की उंगली एक प्रकार से ध्रुविका का कार्य करते हैं, और ये जो बीच की हथेली होती है वह कोशिका का जो होती है उसका कार्य करता है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा ये कोहनी से लगा करके हथेली तक के बीच का पार्ट, इसको हम तंत्रिकाक्ष के रूप में जानेंगे। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से। तो एक तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी इकाई जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं या कोशिका काय जो होती है उसका चित्र ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर अनेक प्रकार की जो होती है प्रवर्ध निकले होते हैं, और उन प्रवर्धों को जो हम कहते हैं ध्रुमिका या डेंड्राइट्स, जो सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। आपने कांटे पे पांव रखा तो वहां से जो संवेदी तंत्रिका ने वो चीज ग्रहण की कि जो हमारे शरीर के अंदर कांटा चुभा, तो उन संवेदना को ग्रहण करने का जो कार्य होता है उस तंत्रिका कोशिका की बात करें तो उसमें कौन करता है, तो डेंड्राइट्स या ध्रुमिका। तो सिर्फ इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि तंत्रिका कोशिका में ध्रुमिका संवेदना को ग्रहण करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्रुमिका हो गया, डेंड्राइट्स ये संवेदना को ग्रहण करने को शाखा के रूप में लिख रहा है। मैं हाथ की उंगलियों को आपसे बता रहा था, तो वैसे इसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर हो गई है, हम देखें ऐसे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ध्रुमिका होती है, डेंड्राइट्स जो संवेदना को ग्रहण करती है, और वो संवेदना डेंड्राइट से पहुंचती है हमारे इस बीच वाले केंद्रक भाग में, और ये जो बीच में केंद्रक होता है इस पूरे पार्ट्स को हम कहते हैं कोशिका काय, साइटोन। तो ध्रुमिका ने तो संवेदना ले ली और वहां से कहां पहुंचा दी, कोशिका काय में, और ये जो संवेदना ध्रुमिका से कोशिका काय में गई, यह संवेदना जो होती है वह एक रासायनिक क्रिया द्वारा पहुंचती है, और यह विद्युत आवेग ध्रुमिका से कोशिका तक जाते हैं। तो यहाँ पूछ सकता है कि यह जो तंत्रिका तंत्र इतना फास्ट कार्य क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर जो होते कौन से आवेग उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेग। तो विद्युत आवेग की वजह से तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि जो होती है बहुत तीव्र होती है। ऐसा नहीं कि कांटा चुभा और आधे घंटे तक हमें पता ही नहीं चले, ऐसा नहीं होता। तुरंत आप जैसे गर्म तपेड़ी को हाथ लगाते हैं तो तुरंत हाथ को हटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे संवेदी तंत्रिका बहुत एक्टिव रहती है। किस वजह से, क्योंकि वहां विद्युत आवेग कार्य करता है। तो ध्रुमिका से सूचना कहां चल गई, बोलो, कोशिका काय में। आगे आपको समझ में। अब कोशिका काय से सूचना आगे पहुंचाने के लिए हम जिस हिस्से का उपयोग करते हैं उसका नाम है तंत्रिकाक्ष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सोन। तो यहाँ पे यह ध्रुमिका से गया कोशिका काय में, कोशिका काय से यह सूचना जाएगी तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष के बाद में यह सूचना उस तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे में, तंत्रिका का अंतिम सिरे में पहुंचती है, जिसको हम अंतिम सिरे को टीलोडेंड्रिया भी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक कवर चढ़ा रखा तंत्रिकाक्ष के ऊपर जिसका नाम है माइलिन आच्छद, और ये जो माइलिन आच्छद होती है कवर की वजह से, जैसे हम कह सकते हैं कि लाइट का जो वायर होता है तार, उसके ऊपर देखना आपकी एक खोल चढ़ा होता है ताकि विद्युत का प्रवाह भी सही तरीके से हो सके और छूने से करंट भी न लगे। तो यहाँ पे छूने से करंट के लिए नहीं है, ये प्रवाह को तेज करने के लिए, ताकि जो भी सूचना जा रही है वो तुरंत पहुंचे। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक ध्रुमिका एक तंत्रिका कोशिका के बारे में, ध्रुमिका ने सूचना ली, कोशिका काय तक पहुंचाई, कोशिका काय ने तंत्रिकाक्ष तक, और तंत्रिकाक्ष ने वह सूचना अंतिम सिरे टीलोडेंड्रिया तक पहुंचा दी। तो यही चीज मैंने आपके लिए लिख रखी है ताकि आप अपने नोट्स बनाओ तो उसमें आसानी से नोट कर सको। तो सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका सिरे द्वारा उपार्जित होती है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग ध्रुमिका से कहां पहुंचते, कोशिका काय में। कोशिका काय से आवेग कहां जाएंगे, तंत्रिकाक्ष में, वहां से टीलोडेंड्रिया तक जाते हैं, और जहां विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, और इस प्रकार से यह एक तंत्रिका कोशिका की जो सूचना होती है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाती है। अब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि हमें पांव में कांटा चुभा, तो यहाँ ध्रुमिका ने सूचना दे दी किसको, कोशिका काय को, वहां से तंत्रिकाक्ष में और वहां से टीलोडेंड्रिया में। परंतु यह सूचना हमारे मेरुरज्जु तक या हमारे मस्तिष्क तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचेगी, तो हमारे जो अंदर की फीडिंग होती है,
पूरी फिटिंग थोड़ी मजबूत सी है, मतलब एक ही तंत्रिका नहीं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिका है। तो दो तंत्रिका कोशिका जहां आपस में मिलती हैं उस भाग को हम कहते हैं सिनेप्स या अंतर्ग्रथन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए और ये 2-4 लाइन आपके लिए लिख लीजिए, उसको भी नोट कीजिए। दोस्तों अब आगे हम देखें कि हम जो तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि ध्रुमिका होती है जिसमें कोशिका काय होता है, तंत्रिकाक्ष होता है और अंतिम सिरा टिलोडेंड्रिया होता है। तो इन भाग जो भी भाग है इसके, उन भागों को सूचनाओं को फटाफट पहुंचाने के लिए विद्युत आवेग होते हैं। परंतु एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जिस भाग में जुड़ती है उस भाग को हम कहते हैं सिनेप्स। आपको एक डायग्राम से समझा देते हैं। देखो आप ध्यान देना यहाँ पे कि जो अंतिम सिरा तंत्रिका का अंतिम सिरा, उसका क्या नाम है, टिलोडेंड्रिया। आपको पता चली गया होगा ये तो कि तंत्रिका का अंतिम सिरा क्या कहलाता है, टिलोडेंड्रिया। तो ये तो टिलोडेंड्रिया हो गया। और तंत्रिका का फर्स्ट सिरा कौन सा था, बोलो, ध्रुमिका। तो जहां पे टिलोडेंड्रिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां पर अंतिम सिरे पर दूसरा जो प्रारंभिक सिरा था, कौन सा, ध्रुमिका वाला, वो आके जुड़ जाएगा। अब आप इस चित्र को ऐसे समझ सकते हो, देखिए मेरे हाथ से, ये तो हो गया ध्रुमिका, कोशिका काय, ये हो गया तंत्रिकाक्ष और अंतिम सिरा हो गया मान लो टिलोडेंड्रिया। तो यहां पर आकर के एक दूसरी तंत्रिका ये हो गई और वो आकर के यहां पर जुड़ गई। तो आप समझे कि इस बात को बताइए कि अंतिम सिरा कौन सा था, टिलोडेंड्रिया, और टिलोडेंड्रिया से कौन सा भाग जुड़ गया, ध्रुमिका वाला। तो जहां पर टिलोडेंड्रिया और ध्रुमिका जुड़े तो दो तंत्रिकाओं का संधि स्थल बन गया, मतलब यहां पर आकर के दोनों क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। और दोनों का ज्वाइंट वाला स्थान जो होता है उसी को हम बोलते हैं सिनेप्स, या इसको हिंदी में कहें अंतर्ग्रथन। तो यहां देखिए कि ये टिलोडेंड्रिया हो गया और ये ध्रुमिका हो गया, दोनों को मैंने लिख रखा है। दोनों के स्थान को, संधि स्थल को हम सिनेप्स कहते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे जो बनाए हुए रेड कलर के हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, जो एनर्जी प्रदान करता है। क्योंकि हमें एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में सूचनाएं देनी है तो वहां अधिक से अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो प्यारे मित्रों, हम कह सकते हैं कि सिनेप्स ऐसा स्थान होता है, अंतर्ग्रथन ऐसा स्थान होता है जहां दोनों तंत्रिकाओं का युग्मन होता है, जो आपस में जुड़ती है। तो ये रसायन जो होते हैं, हमने भी इससे पहले जो पढ़ा था उसमें आया था कि जब ये टिलोडेंड्रिया वाला भाग होता है, यहाँ से कुछ रसायन जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं इसको, न्यूरोट्रांसमीटर, ये रसायन मुक्त होते हैं। और ये रसायन जो होते हैं वो रिक्त स्थान वाले भाग में आ जाते हैं, जिसको सिनेप्स कहते हैं। फिर इसको पार करके वह रसायन जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है उसके ध्रुमिका वाला भाग में, अर्थात अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में विद्युत आवेग पुनः प्रारंभ कर देते हैं। तो एक सूचना जो यहाँ तंत्रिका कोशिका में थी वह दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाएगी। आपको इस डायग्राम से समझ गए होंगे। तो यहाँ सूचना यहाँ से इसमें पहुंच गई, यहाँ से इस प्रकार से आगे और तंत्रिकाएं जुड़ जाती है और पूरी तंत्रिकाओं का बन जाता है जाल। देखिए इसके बारे में, तो इस प्रकार तंत्रिका ऊतक जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के या न्यूरॉन के एक संगठित जाल के द्वारा बनता है और यही कहलाता है हमारा तंत्रिका तंत्र। प्यारे मित्रों, और सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। और विद्युत आवेग क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना विद्युत आवेग के सूचनाओं का प्रसारण तेज गति से नहीं होगा। तो दोनों तंत्रिकाओं का संधि स्थल क्या कहलाता है, आपको कोई पूछे क्या बताओगे, इसको हम कहते हैं सिनेप्स या अंतर्ग्रथन। और तंत्रिका कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो सूचना ग्रहण करता है प्रारंभ में, तो उसको बोलते हैं ध्रुमिका। अंतिम सिरा कौन सा है, तो टिलोडेंड्रिया। क्या ऐसे प्रश्न आओगे तो आप बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल हम बता देंगे। आगे देखिए, तो आप ये जो चित्र हम देख रहे हैं सिनेप्स वाला, ये है और ये न्यूरॉन है। अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सिनेप्स वाला डायग्राम आने की संभावना बहुत कम रहती है, परंतु हम तंत्रिका का चित्र देखें तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। क्यों? क्योंकि इस चित्र के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं जो हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध होती है। तो आप इस चित्र को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए और साथ में अभी जो ऊपर और नीचे मैंने पंक्ति ऐड की उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए हम तंत्रिका तंत्र के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उससे पहले हमें क्रियाओं को समझना पड़ेगा। तो हमने क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसका कंट्रोल जो होता है वो अपनी इच्छा से होता है। चलना, घूमना, फिरना, नाचना, यह ऐसी क्रिया है जिसका कंट्रोल हमारे पास में है, हम अपनी इच्छा से कंट्रोल करते हैं। तो उन क्रिया को हम कहते हैं ऐच्छिक क्रिया।
उसके बाद में आती है अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया का कंट्रोल अपनी इच्छा से नहीं होता। जैसे आपके हृदय की गति है, क्या हम अपने हृदय की गति को कंट्रोल कर सकते हैं? हम कहें कि हृदय 2 मिनट आराम कर, उसके बाद वापस तेरी जो लब डब की ध्वनि है वो चालू कर देना, तो 2 मिनट रेस्ट कर ले। यदि हृदय रेस्ट करेगा तो हम भी ऊपर चले जाएंगे। तो क्या यह हमारे कंट्रोल में है? जी नहीं। आप कहीं रास्ते में से गुजर रहे हो और कोई अच्छा सा कोई पकवान बन रहा है, तो उसकी स्मेल से, गंध से, जब आपकी ज्ञानेंद्रिय की जो नाक होता है उस गंध को ग्रहण करता है और मुंह में लार आती, क्या हमारे कंट्रोल्स में होता है? तो नहीं होता। तो जो चीजें हमारी कंट्रोल्स में नहीं होती उन क्रियाओं को हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तीसरी क्रिया थी प्रतिवर्ती क्रिया। ये थोड़ा सा हटके है। इस क्रिया का प्रक्रम मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होता है। वैसे तो ये इच्छा से है भी और वैसे इच्छा से नहीं भी है। अब कैसे, उसके बारे में भी हम देखेंगे। परंतु आपको एक बात नोटिस करनी है कि इसका जो कंट्रोल होगा वो किससे होगा? हमारे मेरुरज्जु के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल कौन करता है? तो यह मेरुरज्जु करता है। आगे देखेंगे हम कि प्रतिवर्ती क्रिया जीव की इच्छा के बिना स्वतः होने वाली है, अर्थात यह इच्छा से कंट्रोल नहीं है, परंतु मैं कहता हूं कि यह इच्छा से भी हो सकती है और बिना इच्छा के भी हो सकती है। कैसे हो देखिए आप। मान लीजिए हमें पता है कि गर्म वस्तु को छूते हैं तो उस गर्माहट की वजह से हमारा हाथ तुरंत वहां से हट जाता है, परंतु हम तेज भक्ति में घुस गए तो हाथ के ऊपर दिया लगाते हैं तो भले हाथ जल रहा है परंतु हम सहन करते कि नहीं करते? तो ये तो अपनी इच्छा से हो गया। परंतु वास्तव में देखें तो जनरली हम देखें तो क्या होता है कि हम गर्म वस्तु को छूते तो वहां से हाथ हटा लेते हैं। चल रहे पांव में कांटा चुभता है, मैंने आपको कहा है, कोई कील चुभती है तो हम तुरंत वहां से अपने पांव को हटा लेते हैं। तो यह तुरंत होने वाली क्रिया हमारे मेरुरज्जु से कंट्रोल होती है और यह भी अपनी इच्छा के बिना होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे कांटा पांव में चुभेगा और हम सोचें कि वहां से पांव हटाना या नहीं हटाना है, तो हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। अपना शरीर अचानक ऐसी अनुक्रिया कर लेता है। क्यों? क्योंकि मेरुरज्जु से कंट्रोल होती है और यह इच्छा के बिना स्वतः ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया ही प्रतिवर्ती क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर बाद में बार बार शब्द आ रहा है, क्या क्या? मस्तिष्क जो होता है, हमारा ब्रेन जो होता है, उसका हस्तक्षेप नहीं होता। अब आप सभी जानते हो, हमने ब्रेन वाला जो पहले की वीडियो में पढ़ा था टॉपिक, तो हमारा ब्रेन हमारा सोचना, विचारना, ऐच्छिक क्रियाओं की गति का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है। परंतु प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रिया है जिसका कंट्रोल हमारा ब्रेन नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? तो एक सोचने की बात है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि मान लीजिए मुझे कोई सामान लाना है और वह सामान जल्द से जल्दी अपने घर पहुंचाना है, तो मेरे रास्ते में जब मैं सामान लेने जाता हूं तो 2 दुकान आती है। पहली दुकान 2 किलोमीटर के पास में है यहाँ से घर से और दूसरी 10 किलोमीटर। तो बताइए कौन सी जगह से, दोनों जगह वो सामान अवेलेबल हो तो उस समय कौन सी दुकान से लाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा घर पे? 2 किलोमीटर वाले पे। तो वैसे ही हमारा जब हम किसी कांटे के ऊपर पांव रखते हैं, कील के ऊपर पांव रखते हैं, किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, तो हमारी संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं उस सूचना को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। वो प्रेरक तंत्रिकाएं काम करती हैं, परंतु मस्तिष्क तक जाने और उससे वापस में उस पांव को हटाने के लिए, काम करने के लिए हमारे पास में काफी समय लग जाता है। तो हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे संवेद, जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म से मार्कर मेरे पास में बहुत गर्म है और मैंने इसको टच किया, तो मेरी संवेदना इसको गर्माहट को, जो इसकी गर्मी जो इसके अंदर है, हॉटनेस, उसको जो गर्म चीज को महसूस करने वाली जो तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका है, तो वह सूचना मेरे मस्तिष्क में जाए उससे पहले वो कहां से होके गुजरेंगी? मेरुरज्जु से होके। और जब मान लीजिए मैं यहां से हाथ को हटा रहा हूं तो कौन सी तंत्रिका हटवा रही है? प्रेरक तंत्रिका है। तो वह भी हमारे मस्तिष्क के बाद में कहां से आएंगे? मेरुरज्जु से होके। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका मस्तिष्क में जाने से पहले एक स्थान पर मिलती है और उस स्थान का नाम क्या है? मेरुरज्जु। तो दोनों तंत्रिका पहले मेरुरज्जु में मिलेंगी, उसके बाद में वो मस्तिष्क में जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने गर्म वस्तु को छुआ, तो छूने के बाद में, टच करने के बाद में जो संवेदना आपको संवेदी तंत्रिकाओं से मिली, वह संवेदना मेरुरज्जु में जाते ही तुरंत प्रेरक तंत्रिकाएं वहां से हाथ हटाने का संदेश देती है और हम हाथ को हटा लेते हैं। और जो ये ज्ञान हमें इसकी गर्माहट का महसूस हुआ वह हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वह पहली बार दिए को पकड़ लेता है,
क्योंकि उसको पता नहीं कि दिया गर्म होता है। पर जब उसको उसको छूने के बाद में, टच करने के बाद में उसको एहसास होता है कि यहाँ से तो जलन महसूस हुई, तो उसने हाथ को तुरंत हटा लिया। कौन सी क्रिया की वजह से? ऐच्छिक, अनैच्छिक या प्रतिवर्ती? तो निश्चित रूप से प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसमें दो तंत्रिका कार्य करती है, संवेदी और प्रेरक। संवेदी जो तंत्रिका होती है वो संवेदना को ग्रहण करती है, और प्रेरक जो होती है उसको हाथ को हटाने के लिए जिम्मेदार होती है, जो कहती है कि इस प्रकार से कार्य करना है। और दोनों तंत्रिका जिस स्थान पे पहली बार मिलती है उस स्थान का नाम है मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु के अंदर क्रियान्विति संपन्न होती है, इसलिए यहाँ पर मस्तिष्क का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए हमने इसके अंदर लाइन लिखी है कि यहाँ मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्यारे मित्रों, प्रतिवर्ती क्रिया में कौन जिम्मेदार होता है? मस्तिष्क या मेरु रज्जु? दोनों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है हमारा मेरु रज्जु। चलिए आप इसको भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का हम पॉइंट देखेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में और देखें तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंदर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह क्रिया संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका की सीधी दोस्ती वाला स्थान मेरु रज्जु में होती। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो सूचना दिमाग में जाए और वापस हमको कार्य प्रेरक तंत्रिका के द्वारा करते हैं, तो दिमाग से पहले उसका संबंध बनता है मेरु रज्जु में। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका जो होती है दोनों की सबसे बड़ी दोस्ती पहले कहां पे होती है? तो मेरु रज्जु में। तो ध्यान देना ये कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यह सिर्फ मेरु रज्जु में संपन्न होती है। इस क्रिया में समय की बचत होती है ताकि क्रिया तेज गति से हो सके। मान लीजिए यदि समय की बचत नहीं होगी तो हम कांटे के ऊपर पांव रख देंगे, कांटा हमारे पांव में घुस जाएगा, खून बह जाएंगे, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हमारे पांव में कांटा चुभा है। तो बताइए शरीर को कितना बड़ा नुकसान होगा, इससे होगा कि नहीं होगा? और इससे बचना है तो जरूरी क्या है? मेरु रज्जु के द्वारा सीधे कार्य हो जाए, और यही प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे, प्रतिवर्ती चाप। प्यारे मित्रों, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? देखिए, प्रतिवर्ती चाप का तात्पर्य है कि आगम संकेतों व निर्गम क्रियाओं के लिए संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका मेरु रज्जु के साथ मिलकर के एक पथ का निर्माण करती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यहां ध्यान देना शब्दों पे। आप सबसे पहले लिखा आगम संकेत। आगम संकेत का तात्पर्य हो गया कि आपने गर्म वस्तु को छुआ। चित्र से समझ लीजिए आप, जैसे यहाँ पे आपके सामने चित्र दे रखा, आपके सामने एक मैंने हाथ बनाया है। अब इस हाथ जो होता है उसको जिस स्थान पे हम टच कर रहे हैं, कोई भी एक पात्र है, उस पात्र के अंदर क्या है? गर्म पानी है, जिससे यहाँ पे पानी के अंदर क्या निकल रहे हैं? धुएं या वाष्प निकल रही है। तो जब गर्म वस्तु को टच किया तो जो संवेदना हमारी त्वचा को मिली घ्राण के रूप में, तो संवेदना ग्रहण करने के बाद में जो संवेदना को कौन सी तंत्रिका में, देखिए आप एरो के निशान से समझ सकते हैं हम कि यह तंत्रिका कौन सी तंत्रिका है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका से संवेदना क्या हुई? आई, तो इसलिए इसको बोलते हैं आगम संकेत। उसके बाद में यह देखो, संवेदी तंत्रिका कोशिका कहां जाती है? बोलो, ये जाती है एक भाग में जिसका नाम है मेरु रज्जु में, और यहां से मस्तिष्क में जाएंगे, मस्तिष्क के लिए संदेश जा रहे हैं, परंतु उससे पहले ही इस प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के द्वारा यदि कोई कनेक्शन वहां जाए, उससे पहले कनेक्शन बना हुआ वापस ये सर्कल के रूप में, और जो गई प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और ये कनेक्शन किस तरफ जा रहा है? वापस नीचे की तरफ। अर्थात यह मांसपेशियों को, ये जो सिंबल दे रखा है ये मांसपेशियों के लिए। तो हमारी प्रेरक तंत्रिका कोशिका मांसपेशियों को कहती है कि यहाँ तो गर्म हो रहा है, जलन महसूस हो रही है, अपने हाथ को हटा लो। तो हम कहें कि आगम संकेत मतलब आपको जो सूचना मिली वो, और निर्गम क्रिया मतलब जब हम काम करते हैं वो। तो उसके लिए संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका, संवेदना को ग्रहण करने वाली संवेदी तंत्रिका और कार्य करने वाली होगी प्रेरक तंत्रिका। उसके साथ में एक और चीज जुड़ेगी जिसका नाम है मेरु रज्जु। तो संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और मेरु रज्जु तीनों जब समन्वित रूप से कार्य करते हैं तो वही कार्य क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। या तीनों का समन्वित पथ जो होगा वही प्रतिवर्ती चाप है। तो यहाँ लिख लिया हमने कि संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका मेरु रज्जु के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं? पथ का निर्माण करते हैं।
और यही प्रतिवर्ती चाप है। अब आप बात समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए इमेजिन करना कि मैंने इसको टच किया तो मेरे हाथ को कैसा महसूस हुआ, गर्म। तो जब मेरी हाथ को गर्म महसूस हुआ तो वो संवेदना जा रही है मेरे मस्तिष्क से पहले मेरी मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु मस्तिष्क के पास पहुंचाएगा तो टाइम लग जाएगा। और हमें तो क्या करनी है, समय की बचत करनी है। तो यहाँ समय की बचत करने के लिए हम कौन सा स्थान चुनेंगे, तो मेरुरज्जु वाला। तो मेरुरज्जु में पहले दोस्ती हुई इनकी, सबसे पहले दोस्ती वाला स्थान कौन सा था, सीधी दोस्ती, तो मेरुरज्जु में। तो मेरुरज्जु के अंदर जब सूचना जाती है तो संवेदी तंत्रिका से वो सूचना अंदर जाती है, तुरंत हमारा मेरुरज्जु कहता है, किसको भेजता है, संदेश देता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका को कि वहां से तू हाथ हटा ले फटाफट। तो मैंने टच किया, गर्म महसूस हुआ, संवेदी तंत्रिका ने मेरुरज्जु को सूचना दी, मेरुरज्जु ने प्रेरक तंत्रिका को कहा कि मांसपेशियों से हाथ हटा लो, तो मेरी मांसपेशियों ने क्रिया की और वहां से हाथ को हटा लिया। तो यहाँ देखो मार्ग कैसा बना है, तो ये संवेदी तंत्रिका यहाँ पे गई और यहाँ से होते हुए वापस आ गई। तो कहां स्थान पे गई, तो संवेदी प्रेरक कोशिका और मेरुरज्जु, और तीनों का एक मार्ग बना, पथ बना, और इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो प्यारे मित्रों, आप प्रतिवर्ती चाप को अच्छे से समझ गए होंगे। हमें यह डायग्राम भी आना चाहिए। तो आप एक बार अपनी कॉपी में इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे पादपों में समन्वय। प्यारे बच्चों, हमारे अंदर तो तंत्रिका तंत्र होता है, परंतु पादपों में भी क्या ऐसा कोई सिस्टम होता है, क्या पादप भी संवेदना को ग्रहण करते हैं? तो इस प्रकार की जानकारी के लिए हम बेहतरीन क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। बहुत ही जल्द आपके सामने पादपों में समन्वय, प्लांट्स हार्मोन जिसको फाइटो हार्मोन कहते हैं, पादपों में कौन कौन से हार्मोन है उसके बारे में, और साथ में हमारे कोशिका, हमारे शरीर के अंदर, जंतु के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टेटस पर रखिए ताकि सारे साथी इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।